नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हॉरर स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बिना किसी देरी के। दिल्ली, भारत की राजधानी, एक ऐसा शहर जो इतिहास से लेकर आधुनिक तक कहानियों से भरा हुआ है। पर इस शहर के भीतर एक ऐसी दास्तां छुपी है जो ना तो इतिहास की किताबों में मिलती है और ना ही अखबारों में। ये कहानी है हौज खास विलेज के पास बने एक पुराने बंगले की। एक ऐसा घर जहां रात होते ही कुछ ऐसा घटता जो इंसान की सोच से परे है। इस बंगले का नाम था वर्मा हाउस। सन 1982 में बना यह बंगला एक नामी बिल्डर के बेटे अनिल वर्मा ने खरीदा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। अनिल वर्मा, उसकी पत्नी रेखा और 7 साल की बेटी यहाँ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, घर के भीतर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रेखा को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई सीढ़ियों पर चल रहा है, जबकि सब सो रहे होते। परी नींद में बोलने लगी थी और कहती थी, घर में एक आंटी रहती हैं जो उसे खेलने के लिए बुलाती हैं। एक रात अनिल वर्मा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अनिल वर्मा किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। वो गुस्सैल हो जाता है और अक्सर घर के कोनों में खड़ा होकर बड़बड़ाने लगता है। रेखा को डर लगने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, पर वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक दिन रेखा ने बंगले के बेसमेंट से अजीब सी बदबू महसूस की। जब उसने सफाई करवाने की कोशिश की तो मजदूरों ने वहां काम करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अंदर कोई साया है। तभी से रेखा को रात में किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। शहर में अफवाह फैलने लगी कि वर्मा हाउस में कुछ डरावना है। कोई कहता कि वो बंगला बहुत पुराना है, तो कहता 1947 के बंटवारे के समय वहाँ पर कई हत्याएं हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि किसी औरत ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जो असली डरावनी बात थी वो थी कि परी की अचानक मौत। परी की लाश एक सुबह बाथरूम में मिली। उसके चेहरे पर एक भयानक डर था, जैसे मौत से पहले कुछ बहुत ही डरावना देख लिया हो। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट फेलियर, लेकिन रेखा जानती थी कि ये मौत नेचुरल नहीं है। इसके बाद रेखा पागल हो गई। अनिल वर्मा ने खुद को घर में बंद कर लिया और फिर एक दिन अचानक अनिल गायब हो गया। हौज खास के वर्मा हाउस को सरकार ने हिस्टोरिक प्लेस घोषित कर सील लगा दी। लेकिन एक सच्चाई जो आम जनता नहीं जानती वो ये कि बंगला सील होने से पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम ने वहां आखिरी बार जांच की थी और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे कभी भी अपनाया नहीं जा सका। इंस्पेक्टर रविंद्र 20 साल से दिल्ली पुलिस में था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार उन्हें रात 12:30 बजे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाली महिला घबराई हुई थी और बोली, परी जिंदा है, वो घर में है और मुझे देख रही है। पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया। लोकेशन मिली वर्मा हाउस। टीम जब पहुंची तो बंगला बाहर से बंद था, लेकिन अंदर से कोई लाइट जल रही थी। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा गया, उन्हें एक भारी भरकम सन्नाटा मिला। पूरे घर में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई एसी चला रहा हो, पर बिजली कटी हुई थी। बेसमेंट की ओर अब वो लोग बढ़े तो उन्हें एक टूटा हुआ झूला झूल रहा था और दीवारों पर खून के निशान थे। इंस्पेक्टर ने बगले में लगे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सिस्टम को चालू किया। जो फुटेज मिली उसने सबकी रूह कपा दी। वीडियो में रात 2 बजे एक लड़की जो हूबहू परी जैसी दिखती थी सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, लेकिन उसके पीछे कोई काला साया चल रहा था बिना पैरों के। वीडियो अचानक ब्लैक हो गया, लेकिन जब स्क्रीन को दोबारा ऑन किया तो इंस्पेक्टर रविंद्र खुद को वीडियो में देख रहे थे, एक बंद कमरे में मदद की भीख मांगते हुए। लेकिन वो वीडियो 6 महीने पुराना था। कुछ हफ्ते बाद एक लोकल यूट्यूबर और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मयंक चौहान ने इस केस पर रिसर्च शुरू की। उन्हें पुलिस रिपोर्ट तक एक्सेस मिला और उन्हें एक और चौंकाने वाली चीज़ खोज निकाली। वर्मा हाउस जिस ज़मीन पर बना था वो दरअसल एक ब्रिटिश कालीन जेल का हिस्सा थी, जहां 1800 के दशक में कई लोगों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। इतिहासकारों के अनुसार वहां एक काली दीवार थी जिसे द ब्लैक मिरर वॉल कहते थे। मान्यता थी कि जिसने भी इस दीवार में खुद को देखा वो या तो पागल हो गया या मारा गया। मयंक को पुराने नक्शों में वही दीवार वर्मा हाउस के बेसमेंट में मिली। मयंक ने तय किया कि वो उस बंगले में रात बिताएगा, कैमरा लेकर पूरी रिकॉर्डिंग के साथ। और यही मयंक की सबसे बड़ी गलती थी। उस रात की फुटेज चैनल पर कभी अपलोड नहीं हुई,
लेकिन उसके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में एक ऑडियो मिला जिसमें मयंक बार बार चिल्ला रहा था, आईने को मत देखो, वो जिंदा है, वो देख रही है। मयंक चौहान के गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उसका चैनल उस दिन से हमेशा के लिए बंद पड़ गया। लोग कहने लगे उसने वर्मा हाउस की सच्चाई जान ली और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कोई था जो इन अफवाहों से डरा नहीं बल्कि चुनौतियों के रूप में देखा। उसका नाम था आशीष नागर, एक फेमस जर्नलिस्ट जिसे लोग द घोस्ट हंटर ऑफ इंडिया कहते थे। आशीष पहले भी देश के कई भूतिया इलाकों में जा चुका था, लेकिन वर्मा हाउस अब सबसे खतरनाक इलाका था। उसने ठाना, इस बार या तो मैं इस साये का नाम जानकर रहूँगा या खुद इसका हिस्सा बन जाऊँगा। आशीष ने 3 कैमरे, एक थर्मल सेंसर, एक ईएमएफ रीडर और एक स्पिरिट बॉक्स लिया। साथ था साथी वेद, जो साउंड इंजीनियर था। उन्होंने तय किया कि वो रात 12 बजे बंगले में घुसेंगे और सुबह 4 बजे तक रिकॉर्डिंग करेंगे। पर उससे पहले वे बेसमेंट में जाने का फैसला किया जहां ब्लैक मिरर वॉल मौजूद थी। रात 12:30 बजे ईएमएफ मीटर पर तेज़ी से रेड जोन दिखना शुरू हो गया। स्पिरिट बॉक्स पर एक महिला की आवाज़ आई, वो मेरी बच्ची थी। और तभी अचानक कैमरा एक बंद हो गया। दूसरी फुटेज में एक सफ़ेद साया दीवार पर रेंगता हुआ दिखाई दिया, पर उसकी परछाई नहीं थी। वेद ने कहा, मुझे लग रहा है कोई मेरे कानों में फूंक मार रहा है। तभी उसने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, मुझे इस दीवार में मत डालो। आशीष ने जैसे तैसे उसे बाहर खींचा, लेकिन तब तक वेद बेहोश हो चुका था। जब आशीष ने ब्लैक मिरर वॉल की ओर देखा तो उसने वहां मयंक की परछाई देखी। हाँ, वही मयंक जो अब लापता है। उसने धीरे से कहा, मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊँगा। आशीष को समझ आ चुका था वो बंगला किसी आत्मा का ठिकाना नहीं है, ये खुद एक जिंदा इकाई है, एक सेंट्रल हाउस जो लोगों को निगलता है और उसकी परछाइयों को अपना हिस्सा बना लेता है। रात के 3:30 बजे एक आखिरी आवाज़ आई, वो आ गया, वो आ गया, अब तू नहीं रुकेगा। आशीष ने वेद को उठाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन हर दरवाज़ा बंद था। चारों ओर से दीवारें सिकुड़ने लगी, जैसे घर उन्हें निगलना चाहता हो। तभी आशीष ने अपने बैग से हिंदू धार्मिक मंत्रों की रिकॉर्डिंग चालू की और दीवार हिलने लगी। आखिरी मिनट में एक खिड़की टूटी और वो दोनों बाहर निकल पड़े। सुबह के 5 बजे आशीष ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, मैं बाहर आ गया, लेकिन जो मैंने वहाँ देखा वो कभी मेरे भीतर से बाहर नहीं आएगा। वर्मा हाउस से बाहर आने के बाद आशीष की ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वो नींद में बड़बड़ाता था, वो अब भी अंदर है, लेकिन उसका एक हिस्सा अब बाहर है। वेद की हालत और भी ख़राब थी। उसे पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। वो दीवारों पर बार बार एक ही लाइन लिखता, मैं नहीं रहा। आशीष को एक पुरानी किताब मिली, वर्मा हाउस के आर्किटेक्ट की पर्सनल डायरी। उसमें लिखा था कि ये घर वास्तुशास्त्र के विरुद्ध बना है, जानबूझकर, ताकि आत्माओं की ऊर्जा को बंद किया जा सके। डायरी के अंत में एक लाइन लिखी थी, ये घर दरअसल एक बंधन है। डायरी के अंत में एक लाइन लिखी थी, ये घर दरअसल एक बंधन है और हर आत्माओं जो इसमें मारी गई वो इस घर को निगल लिया। आशीष ने तय किया वो इस घर में दोबारा जाकर एक बार फिर जांच करेगा। आशीष फिर से वर्मा हाउस लौटा। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ तानिया थी, जो आत्माओं से बात कर सकती थी। जैसे ही वे बेसमेंट में पहुंचे, दीवारें हिलने लगी और ज़मीन में चीखें आने लगी। तानिया ने कहा, ये आत्माएं ट्रैप्ड हैं, लेकिन उनमें से एक अब बाहर आना चाहती है। फिर अचानक वहाँ दिखाई दिया मयंक, लेकिन वो मयंक जैसा नहीं दिखता था। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, आंखें काली और आवाज़ डरावनी। मैं बचने नहीं आया, मैं बुलाने आया हूँ, अब अगला शिकार तू है आशीष। तानिया ने चैंटिंग शुरू की और घर कांपने लगा। आशीष को समझ आ गया, इस घर को बंद करने के लिए एक आत्मा को स्थायी रूप से अंदर फंसना होगा। उसने अपना कैमरा ऑन किया और कहा, अगर ये मेरा आखिरी वीडियो है तो जान लो, वो घर नहीं है, वो ज़िंदा है और अब मैं उसे रोकने जा रहा हूँ। वो ब्लैक मिरर वॉल की ओर बढ़ा और ख़ुद को उसी में झोंक दिया और तभी पूरी हवेली में आग लग गई।
बाहर से सिर्फ एक चीख सुनाई दी और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा। वर्मा हाउस अब पूरी तरह जलकर राख हो चुका है, लेकिन कभी कभी वहाँ एक कैमरा लाइट की चमक सी दिखाई देती है, जैसे कोई आज भी रिकॉर्डिंग कर रहा हो।